नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम अब तक भारतीय संविधान की जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं उनमें हमने 13 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट विशेषता का हम अध्ययन करते हैं जिसमें संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन में सामंजस्य, ये इस विशेषता का हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अब इसको समझते हैं कि संसदीय संप्रभुता क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार संसदीय संप्रभुता के बारे में बताया गया है कि संविधान के अनुसार इसमें क्या होता है? संसदीय संप्रभुता मतलब संप्रभु राष्ट्र, मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र है वो राष्ट्र क्या करेगा कि संविधान के अनुसार कार्य करेगा। और संविधान के अनुसार कैसे कि संशोधन का उसको क्या होता है? अधिकार, मतलब कोई भी कानून है उसमें क्या कर सकता है? वो परिवर्तन कर सकता है। किसके अनुसार कर सकता है? संविधान के अनुसार वो परिवर्तन कर सकता है और उनके अंदर परिवर्तन करके कानूनों का क्या करता है? निर्माण, कानून का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है। संविधान के अंदर संशोधन करने का अधिकार होता है और कानूनों के निर्माण करने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। और इसी के साथ में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य संविधान की व्याख्या से, इसकी संविधान की व्याख्या, संविधान का क्या करना होता है? इसमें एक्सप्लेन करना होता है, उसकी व्याख्या करना होता है। तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन में सामंजस्य मतलब संविधान के अनुसार क्या कार्य करना होता है? न्यायिक व्यवस्था को किस रूप में कि एक तो संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है किसी भी कानून के अंदर और कानूनों का निर्माण कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन जिसके तहत संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। कोई कानून सही तरीके से नहीं बनाया गया तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं जो कि जनहितकारी होने चाहिए। इस तरीके से 14 विशेषता ये कंप्लीट है। 15वीं विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की विश्व शांति का समर्थन। भारत किसका रहा है? हमेशा से विश्व शांति का समर्थन। भारत ने हमेशा से विश्व के अंदर शांति का समर्थन किया और हमारा प्राचीन रूप से हमारे आदर्श ध्येय भी रहे हैं, जिसमें हमने वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारी रही है। हम सर्वे, हमारा जो ध्येय वाक्य रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब हमने सभी के लिए क्या किया है? मंगलमय की कामना की है, उनके स्वस्थ रहने की कामना, संपूर्ण धरा को हमने किस रूप में माना है? परिवार के रूप में भी स्वीकार किया है। तो विश्व शांति का समर्थक। अब विश्व शांति का समर्थक हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंदर अगर समझेंगे तो हमारी जो नीति है वो कैसी रही है? गुट निरपेक्ष। कैसी रही है? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष नीति से तात्पर्य है कि भारत किसी भी गुट के अंदर क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है, किसी भी गुट के अंदर क्या है? समाहित नहीं है। भारत अपने आप में स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं है। इसमें भारत ने अपनी जो नीति है उसके अंदर गुट निरपेक्षता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और गुट निरपेक्षता के साथ साथ हमारे एक सिद्धांत भी रहे, पंचशील के 5 सिद्धांतों का इसके द्वारा अनुसरण भी किया गया। पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांतों के तहत इसके अंदर संपूर्ण देशों की सुरक्षा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो सुरक्षित हों। ठीक है। और अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ये बताता है, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 51 ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसमें क्या उल्लेखित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन। संपूर्ण विश्व क्या रहे? संपूर्ण संसार के जो देश हैं वो क्या रहे? इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी शांति के भाव से रहे, शांति का समर्थन करते रहे, इस तरीके से वो राष्ट्र रहे। ये अनुच्छेद 51 के अंदर ये चीज वर्णित है। और सभी देशों के साथ, और हमारा जो ध्येय वाक्य है वो है सभी देशों के साथ, सभी देशों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी राष्ट्रों के जो साथ में संबंध है वो संबंध भी अच्छे होने चाहिए। इस तरीके से
हमारा अनुच्छेद 51 ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक रहा है हमारा देश और सभी देशों के साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार भी होना चाहिए। तो हमारी 15 विशेषताएं कंप्लीट। इसमें विश्व शांति का समर्थक भारत रहा है, जिसमें गुट निरपेक्षता का सिद्धांत हमने अपनाया है, यानी किसी भी गुट के साथ में हम सम्मिलित नहीं है, और पंचशील के सिद्धांत हमने पंचशील के सिद्धांतों का भी अनुसरण किया गया है, जो कि नेहरू जी के द्वारा दिए गए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा ये सिद्धांत लागू किए गए हैं। इसी के साथ हमारी जो 16वीं विशेषता है, 16वीं विशेषता है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का इसके अंदर क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। और इसमें बताया गया मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या होता है। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य मतलब नागरिक अपना, जिस देश के नागरिक हैं वहां जिनको अधिकार ये प्राप्त है, तो उससे वो अपना संपूर्ण विकास किस तरीके से करे, अपना विकास करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। और ये मूल रूप से किसके द्वारा दिए गए, संविधान के द्वारा दिए गए, जिसमें व्यक्ति अपना क्या करता है, नागरिक अपना क्या करता है, संपूर्ण विकास करता है। वो इन अधिकारों के माध्यम से अपना विकास करता है। अब किस तरीके से विकास करेगा, संपूर्ण विकास किस तरीके से, इसमें धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रत्येक रूप से सरकार उसे ये सुविधाएं प्रदान करे कि धार्मिक रूप से भी वो स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का उस पर बंधन नहीं हो, किसी भी धर्म को वो अपनाने के मामले में स्वतंत्र हो। राजनीतिक रूप से मतलब सरकार के द्वारा उसे सरकार के अंदर आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी वो पार्टी को अपनाए, किसी भी व्यक्ति को वो मत दे। आर्थिक रूप से सरकार उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, उसे नौकरी पैसे सब कुछ सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने चाहिए। तो इस तरीके से ये संपूर्ण विकास इनके माध्यम से क्या कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से। अब देखो जो मौलिक जो अधिकार है, हम यूएसए से इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए। कहां से लिए गए, यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए, ठीक है। और इनका जो उल्लेख है भाग 3 में, संविधान के कौन से भाग में, टोटल कितने भाग है, 22 भाग है, इसमें से भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 3 में। और कितने ये किस अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया, अनुच्छेद 12 से 35। और संविधान के किस भाग के अंदर इनका उल्लेख है, भाग 3 के अंदर, ठीक है। मूल अधिकार जब बनाए गए थे उस समय कितने थे, 7। कितने अधिकार थे, 7। लेकिन वर्तमान में ये अधिकार कितने हैं, 6। एक अधिकार को क्या कर लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में ये 6 अधिकार है। और जब संविधान का निर्माण किया गया था तब इसमें 7 अधिकार थे, इसमें से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, टोटल अभी 6 अधिकार है। इसमें से जिस अधिकार को हटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को इसके तहत क्या किया गया, हटा दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन, कौन से संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है 1978 में। जब हटाया गया था 1978, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में किस अधिकार को समाप्त किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। तो बाकी के 6 अधिकार बचते हैं, जिसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार, ठीक है। सभी व्यक्ति, सभी भारतीय लोग क्या है, स्वतंत्र समान है, किसी के साथ भी किसी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का अधिकार। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी भारतीय लोग क्या है, स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं, कहीं पे भी वो भारत में
रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं किया जाएगा, शोषण नहीं किया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी बनाया गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का उसको अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने का उसको अधिकार दिया गया है। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में अंतिम जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो अंतिम जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार बताया गया। इसमें संविधान की रक्षा के बारे में इसमें बताया गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा इस अधिकार के माध्यम से कर सकता है। ये टोटल 6 अधिकार है जो कि हमें भारतीय संविधान के द्वारा क्या किए गए, प्रदत्त किए गए। ये मौलिक अधिकार। अब इसी के साथ में कर्तव्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त है। मतलब आपको जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार आपको कब प्राप्त होंगे, जब आप क्या करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, आप इनका अनुसरण करेंगे, कर्तव्य का अनुसरण करेंगे, तब जाके आपको ये अधिकार प्रदत्त होते, तब जाके आपको ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ 42वें संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, कौन सा, 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया है कि 1976 के अंदर 76 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर ये बताया गया, सरदार सरवण सिंह की सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जब संविधान बना था तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित थे। 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1946 में किया गया था। सरदार सरवण सिंह की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वें नंबर का जो कर्तव्य इसके अंदर जोड़ा गया है, 11वां जो कर्तव्य है वो है शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर किसको सम्मिलित किया गया है? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। यानी उसका कोई पैसा नहीं होगा। सरकार के द्वारा ऐसा नियम बनाया गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर उल्लेख किया गया शिक्षा का जो अधिकार है, उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बच्चे होंगे, उन विद्यार्थियों को क्या रहेगा कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये प्रावधान इसके तहत रखा गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार, जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो लिए गए, कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से। कहां से लिए गए? ये सोवियत संघ रूस, इसका नाम क्या है? रूस से इनको लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अगर पूछ लिया जाए कि ये कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ रूस से इनको लिया गया है। 11वां नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। जब इसको बनाया गया था तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। किसकी सिफारिश पे? सरदार सरवण सिंह की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें
संशोधन के माध्यम से 86वां संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2002 के अंदर। कब किया गया था? 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? निःशुल्क व अनिवार्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का इसके अंदर उल्लेख किया गया था। और ये जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 2009 के अंदर, 2009 में इसको पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? इस अधिकार को जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। 86वें शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन के माध्यम से 2002 में इसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के रूप में पारित किया गया था 2009 के अंदर। और लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। और इसमें अभी बताया था कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। तो टोटल आपकी 6 ये विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं 17वीं जो विशेषता है उसका हम अध्ययन करते हैं। 17वीं जो आपकी विशेषता है, टोटल हमने 16 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया भारतीय संविधान के तहत। अब आपातकालीन उपबंध क्या है? आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। अब देखो ये आपातकालीन उपबंध जो जिस राष्ट्र से लिए गए उसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है उसका? जर्मनी। जर्मनी। अब देखो इसके जो अंतिम शब्द है वो इसमें क्या आ रहा? मनी। मनी मतलब पैसा। मनी का मतलब किससे होता है? पैसा। और जब आपात स्थिति जब उत्पन्न होती है तब किसकी कमी होती है? मतलब मनी की कमी हो गई तो आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और उस स्थिति के दौरान कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि संपूर्ण अधिकार किसके पास में चले जाते हैं? सरकार से छीन ले जाते हैं और वो चले जाते हैं केवल राष्ट्रपति के पास में। और 3 ऐसे अनुच्छेद है जिनका प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इन 3 अनुच्छेदों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उनको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण अधिकार अपने इन अनुच्छेदों का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहला है 352। 352 जो अनुच्छेद है इसका प्रयोग राष्ट्रीय आपात के समय कब लगता है? राष्ट्रीय आपात की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। और राष्ट्रीय आपात की जो स्थितियां वो कब उत्पन्न होती है? जब विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, यानी राष्ट्र के अंदर ही विद्रोह, कई ऐसे मजहब के लोग या कई ऐसे धार्मिक रूप से या किसी भी रूप से जातीय विद्रोह अगर उत्पन्न होने लग जाए तो उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए तो उस दौरान राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 352 का प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी घोषणा जो आधिकारिक जो घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। घोषणा कौन करेगा इसकी? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अब 356 होता है राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन कब होता है? जब किसी राज्य के अंदर संवैधानिक स्थिति मतलब सरकार चलने की स्थिति सही नहीं हो, सरकार सही तरीके से नहीं चल पा रही हो, उस समय संपूर्ण व्यवस्थाएं या किसी राज्य में आए दिन अराजकता फैल रही हो, लगातार दंगे हो रहे हो, तो उस दौरान वो संपूर्ण शासन व्यवस्था किसके द्वारा ले ली जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ले ली जाती है। तो राष्ट्रपति के पास में संपूर्ण जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने में, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की शक्तियां अपने पास में ले लेते हैं, राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू। और सबसे सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो कहां पे लागू हुआ? पंजाब के अंदर। कहां पे लागू हुआ? पंजाब में सबसे ज्यादा। और ये केवल विशेषताओं के दौर में हम पढ़ रहे हैं, विशेषताओं के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए केवल सामान्य जानकारी होना जरूरी है। और यही बड़े रूप में इसको पूछ लिया जाए
का अगर व्याख्या पूछ ली जाए तो उस दौरान इसके बारे में और आगे के अध्ययनों के अंदर इसमें संपूर्ण इसका उल्लेख किया गया, उसका अध्ययन इसमें विस्तार रूप से इसको लिखना होता है। फिर 360 होता है वित्तीय आपात, मतलब देश में किसकी कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, उस दौरान कौन सा शासन लगेगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो 360 जो वित्तीय आपातकालीन वित्तीय आपात है, धन की कमी होने की स्थिति के अंदर 360 का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपातकालीन उपबंध जो कि कहां से लिए गए, जर्मनी से लिए गए, और इसमें 3 जो अनुच्छेद उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तो उस दौरान इस 352 का प्रयोग किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। 356 जो कि राष्ट्रपति का शासन होता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान इसको लागू किया जा सकता है। और 360 जो कि वित्तीय उपबंध है, वित्तीय स्थिति उत्पन्न होने के दौरान यानी धन की कमी होने के दौरान इस 360 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने अब तक 16 विशेषताओं का हमने 17 विशेषताओं का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी बची हुई जो विशेषताएं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।